हमारे हॉस्टल के नए बैच में एक बहुत अमीर लेकिन बिगड़ी हुई लड़की आई जो एकदम जायंट बेबी थी। वो अपने पैर के नाखून कटवाने के 1,000 रुपये देती, मेकअप करवाने के 2,000 और मसाज के 3,000 रुपये देती थी। ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा ललचा गया, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड काव्या ने मुझे नफरत से खींचा और बोली कि इंसान को पैसे के लिए अपनी इज्जत नहीं गंवानी चाहिए। लेकिन बाद में जब मेरी दादी की टांग टूट गई और उन्हें अर्जेंटली इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तब काव्या प्रिंसिपल विक्रम की BMW कार में बैठकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। उसने चुपके से मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जब मैं प्रिंसिपल से मदद मांग रही थी, और सबको झूठ बोला कि मैं प्रिंसिपल की गर्लफ्रेंड हूँ, जिसकी वजह से सबने मुझे थू थू की और नफरत की। आखिर में मैं पैसे जमा नहीं कर पाई। मेरी दादी को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो गई। और मैं सदमे और मेंटल ट्रॉमा में थी कि प्रिंसिपल की वाइफ ने अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मारकर उड़ा दिया। जब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैं वापस उस दिन पर आ गई थी जब वो बिगड़ी हुई अमीर रूममेट हॉस्टल शिफ्ट हुई थी। वो बोली कि उसे ये बेड पसंद नहीं आ रही। जो कोई मेरे साथ अपनी बेड चेंज करेगा, मैं उसे 10,000 रुपये दूंगी। अनन्या को जब किसी ने रिप्लाई नहीं दिया तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी आई और गुस्से में उसने प्राइस बढ़ाकर 20,000 कर दिया। मैं जैसे ही बोलने वाली थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड काव्या ने मुझे खींच लिया। काव्या बोली कि स्नेहा संभालना, ये ज़रूर कोई चालाक लड़की है। बेड चेंज करने के 20,000 कौन देता है? मुझे नहीं लगता ये इतनी अमीर है। तू इसके झूठे में मत आना। मैंने बिना सोचे उसका हाथ झटक दिया, तेजी से अपना फ़ोन निकाला और स्माइल करते हुए बोली कि मैं तुमसे चेंज कर लेती हूँ। मेरी बेड हॉस्टल में सबसे बेस्ट है, ना टॉयलेट के पास ना डोर के पास, और एसी की हवा भी डायरेक्ट नहीं लगती। आई प्रॉमिस तुम्हें पसंद आएगी। अनन्या के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। वो जैसे ही मुझे पैसे स्कैन करने वाली थी, अचानक काव्या ने मेरा फ़ोन छीनकर ज़मीन पर पटक दिया और स्क्रीन टूट गई। काव्या बोली, सॉरी स्नेहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसे लगा कि मैंने उसकी आंखों में छुपी नफरत नहीं देखी। मैंने फ़ोन उठाया, चेक किया और देखा कि वो अभी भी चल रहा था। मैंने अनन्या से कहा कि तुम पहले स्कैन कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारा बेड सेट कर दूंगी। मेरे इतना कहते ही फ़ोन से पेमेंट ऐप की आवाज़ आई कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं। रूम में सब हैरान रह गए और सोचने लगे कि यार ये तो सच में बहुत अमीर निकली। जैसे काव्या को पछतावा हो रहा हो कि उसने पहले इसकी हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाई, उसने अपने होंठ काटे, हल्की सी हू की आवाज़ निकाली और वहाँ से जाने लगी। मैंने उसे रोका और सीधे बोली कि तुमने अभी मेरा फ़ोन तोड़ा है, पैसे दो। काव्या की आंखों में एक सेकंड के लिए सरप्राइज आया और वो एकदम शॉक्ड दिखने लगी। वह बोली कि स्नेहा, हम तो बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्या तुम मुझसे इतने छोटे पैसों के लिए क्लेम करेगी? इसे अभी याद आ रहा है कि हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाई स्कूल से ये मेरा फ़ायदा उठा रही है। कपड़े मेरे अकाउंट से खरीदती, फूड डिलीवरी मेरे अकाउंट से ऑर्डर करती और डेली लाइफ के छोटे छोटे खर्चे हमेशा मैं ही उठाती थी। पिछले जन्म में जब काव्या ड्रंक थी, मैं उसे बाहर से अपने कंधे पर उठाकर लाई थी। रास्ते में उसने बताया था कि वो पिछले 1 साल से प्रिंसिपल विक्रम की गर्लफ्रेंड है। वो हमेशा महंगे ब्रांड्स पहनती थी और पैसे पानी की तरह बहाती थी। जब मैंने अपनी दादी के इलाज के लिए उससे थोड़े पैसे उधार मांगे तो उसने बुरी तरह मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने उसे जवाब दिया कि ओह, तो अब से हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं। आज से मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते ख़त्म करती हूँ। आगे से तुम मेरी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करोगी। और सुनो, ये फ़ोन मैंने कल ही 1,299 रुपये में ख़रीदा है। ये रही परचेज़ रिकॉर्ड। या तो पूरे पैसे दो या स्क्रीन चेंज करवाने के 500 रुपये दो। काव्या बोली कि अभी तो तेरे पास 20,000 आए हैं, क्या तुझे मेरे 500 रुपये देने में तकलीफ हो रही है? तू भी ना कितनी कंजूस है। जब उसे एहसास हुआ कि मैं सीरियस हूँ, काव्या का चेहरा बदल गया और वो गुस्से में मुंह बनाने लगी। मैंने ताली बजाई और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। मैंने कहा कि सब लोग ध्यान से देख लो, काव्या कितनी बेशर्म है। उसने मेरा फ़ोन तोड़ा और अब 500 रुपये भी नहीं दे रही। आगे से सब अपना सामान संभाल कर रखना, ऐसी लफंगी लड़की से बच कर रहना। काव्या ने अपने होंठ काटे, नाखून मांस में चुभा लिए और रोने वाली शक्ल बनाकर एक बेचारी लड़की का नाटक करने लगी। तभी हमारी रूममेट मीरा दौड़ती हुई आई और काव्या को ऐसे बचाने लगी जैसे उसे कोई मारने वाला हो। मीरा बोली कि सिर्फ 500 रुपये की बात है, इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? तू तो रोज पार्ट टाइम जॉब करती है, 2-3 दिन में कमा लेगी। वैसे भी काव्या ने जानबूझकर नहीं किया। तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? वो तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है और तुझमें ज़रा सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे सच में डाउट होने लगा कि क्या मीरा का दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने कहा कि तुझे ये फेक सिंपैथी कहाँ से आ गई? अगर तू इतनी ही दयालु है तो तू ही इसके पैसे दे दे। पैसे का नाम सुनते ही मीरा चुप हो गई। काव्या फिर से रोने का नाटक करने लगी। उसने आदत के अनुसार अपनी 2 उंगलियों को छाती के पास गोल गोल घुमाया और नखरे दिखाते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगी। काव्या बोली, सॉरी स्नेहा, मैंने अभी अभी फीस भरी है,
मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैंने ताना मारा कि तू इतने समय से पार्ट टाइम जॉब कर रही है और तेरे पास 500 रुपये भी नहीं है, तो जाना किसी और गंदी लाइन में। काव्या तुरंत शर्मिंदगी से गुस्से में आ गई और मुझे नोचने के लिए आगे बढ़ी, पर मीरा ने उसे रोक लिया। मीरा बोली कि अरे स्नेहा, तू बहुत ज़्यादा बोल रही है। तुम दोनों पहले कितनी अच्छी दोस्त थीं। सिर्फ कुछ 100 रुपयों के लिए झगड़ना सही नहीं है। उसे तो बेशक सही नहीं लगेगा। पिछले 2 सालों से इसी रूम में इसने और काव्या ने मिलकर मेरा खून चूसा है और अपने काफ़ी पैसे बचाए हैं। मीरा ने मेरा और काव्या का हाथ पकड़कर हमें फिर से दोस्त बनाने की कोशिश की, पर काव्या ने गुस्से में मेरा हाथ झटक दिया। वह बोली कि याद रखना, मैं तुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती। वह 500 रुपये मैं तुझे वापस कर दूंगी। यह कहकर काव्या दरवाज़ा पटक कर चली गई। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। ये 10 साल की दोस्ती आखिरकार टूट ही गई। तभी अनन्या की आवाज़ आई कि ये रजाई का कवर कैसे चढ़ाते हैं, मेरी हेल्प करो, मुझे नहीं आता। उसकी आवाज़ सुनते ही मैंने अपना दुख भुलाया और मीरा से पहले तेज़ी से जाकर उसका बेड सेट कर दिया। अनन्या बोली, थैंक्स यार, मुझे थोड़ी भूख लगी है। आसपास कुछ अच्छा खाने को मिलेगा क्या? मेरे लिए एक पैकेट ले आ, मैं तुझे 1,000 रुपये दूंगी। तुरंत मेरे फ़ोन में 1,000 रुपये आने की आवाज़ आई। पैसे आने की आवाज़ सुनते ही मैं तुरंत बाहर भागी और सीधे कॉलेज गेट के पास वाले फेमस स्पेशल चिकन पॉट के पास गई। 10 मिनट बाद मैं 2 स्पेशल चिकन पॉट के पैकेट लेकर हॉस्टल वापस आ गई। प्रिंसिपल के ऑफिस के पास से गुजरते वक्त मैंने देखा कि काव्या मुंह लाल किए हुए तेजी से बाहर भाग रही थी। मुझे देखते ही उसने पहले तो मुझे घूर कर देखा और फिर घबरा कर वहां से फरार हो गई। तभी मैंने देखा कि प्रिंसिपल विक्रम की वाइफ फाइलों का एक बंडल पकड़े प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जा रही थी। असल में काव्या मुख्य पत्नी से टकराने के डर से ही वहां से भाग रही थी। पिछले जन्म में, क्योंकि काव्या ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि मैं प्रिंसिपल की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे हर तरह की बेइज्जती और दर्द सहना पड़ा था और अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। जब मैं दोबारा जन्म ले चुकी हूँ, तो मैं पक्का काव्या को उसकी करनी की सज़ा दिलाऊंगी। कॉरिडोर में काव्या कुछ लोगों के साथ चैट कर रही थी। पता नहीं किस बारे में बातें कर रही थीं। बस चिड़िया की तरह चहक रही थीं। मुझे देखकर सबकी नज़रें थोड़ी अजीब सी हो गई थीं। मुझे डर था कि मैडम इंतज़ार न करें, इसलिए मैं पहले रूम में वापस आ गई। मैंने कहा कि टेस्टी स्पेशल चिकन पॉट आ गया है, जल्दी आकर खा लो। अनन्या ने खुशबू सूंघते ही एकदम से छलांग लगाई और बोली कि ये क्या है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने बताया कि मैंने इसी दुकान पर पार्ट टाइम जॉब की है, इनकी सफाई ठीक ठाक है और ज़्यादा केमिकल मसाले भी यूज़ नहीं करते। आस पास का ये सबसे बेस्ट फूड है। तभी मीरा भी वहाँ आ गई और उसे भी हिस्सा चाहिए था। वो बोली कि वाह क्या खुशबू है। अनन्या, क्या मैं थोड़ा टेस्ट कर सकती हूँ? आगे से तुम्हें जो भी काम हो मुझे बोल देना। अनन्या ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे लिए ही कम है। मैडम ने मना कर दिया तो मीरा ने फिर मेरी तरफ देखा, एकदम बेचारी और मासूम आंखों से, जैसे वो दया की भीख मांग रही हो। मैंने चिकन का पीस उठाया। मीरा ने जल्दी से अपना कटोरा आगे किया, पर मैंने उसके कटोरे को इग्नोर किया और सीधे अनन्या की प्लेट में रख दिया और कहा कि मेरे पास और है, तुम खाओ। अनन्या खुश होकर एक बड़ा निवाला खा गई। मीरा मुंह लटकाकर खुद के लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने चली गई। काव्या बाहर से वापस आई। पूरे रूम में फैली खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। उसने तिरछी नज़रों से मुझे 500 रुपये ट्रांसफ़र किए और स्क्रीन दिखाते हुए झुंझलाते हुए बोली कि ध्यान से देख ले, तेरे पैसे दे दिए हैं। मैंने व्हाट्सएप खोला, पैसे एक्सेप्ट किए, ओके बोला और वापस अपना खाना खाने में लग गई। जब उसने देखा कि मैंने उसे खाने के लिए नहीं पूछा, तो वो बेशर्मी से अपना चम्मच ले आई और चिकन का एक पीस उठाकर अपने मुंह में डालने लगी। मैंने तुरंत अपना चम्मच मारा और वो पीस छीनकर डस्टबिन में फेंक दिया। काव्या तुरंत मुझ पर चिल्लाई कि तू ये क्या कर रही है। मैंने कहा कि ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, मेरी परमिशन के बिना तू मेरा खाना क्यों खा रही है? काव्या बोली कि तू इतनी कंजूस कब से हो गई? पहले जब मैं फूड ऑर्डर करती थी, तू हमेशा मेरा खाना खाती थी। क्या मैंने कभी कुछ बोला? मैंने जवाब दिया कि ये स्पेशल पॉट 350 रुपये का आता है। अगर तू इतनी ही बड़ी दिल है, तो मेरे लिए मंथली सब्सक्रिप्शन ले ले। वैसे भी पहले जो तूने मुझे खाना खिलाया था, वो मेरे ही अकाउंट और मेरे ही पैसों से ऑर्डर हुआ था। समझ ले, ये तेरा मुआवजा है। काव्या को यकीन नहीं हुआ कि मैं इतनी बेशर्म हो सकती हूँ। उसने गुस्से में पागल बोला और मुंह फुलाकर बेड पर जाकर फ़ोन चलाने लगी। मैं हॉस्टल के बाहर आकर अपनी दादी को कॉल किया। पिछले जन्म वाला हादसा दोबारा ना हो, इसलिए मैंने दादी को बार बार समझाया कि वो इन दिनों कोई भारी काम ना करें। कॉल काटने के बाद मैंने मम्मी पापा दोनों को 5-5 हज़ार रुपये भेजे और उन्हें सख्त हिदायत दी कि दादी का ध्यान रखें। थोड़ी देर में मम्मी का कॉल आया। उनकी आवाज़ थोड़ी रुंधी हुई थी। मम्मी बोली कि स्नेहा, तू कॉलेज में ठीक तो है ना? अचानक इतने पैसे कैसे भेज दिए? तेरे पास खुद के लिए पैसे हैं ना? मैंने कहा कि हाँ मम्मी, बिल्कुल। मैंने अपनी रूममेट की थोड़ी हेल्प की थी, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए। तुम बस दादी का ध्यान रखना।
इन दिनों उन्हें भारी सामान मत उठाने देना, चलने में सावधानी रखें और हो सके तो उन्हें एक अच्छे एंटी स्लिप जूते दिला देना। मम्मी बोली कि हाँ हाँ समझ गई, तू बाहर पढ़ाई करती है और घर की इतनी टेंशन लेती है। तेरी दादी एकदम हट्टी कट्टी हैं, वो रोज पार्क में डांस करती हैं, उन्हें क्या होगा। कॉल काटने के बाद भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। पिछले जन्म में दादी के गिरने का वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं रूम में वापस आई, शॉपिंग ऐप खोला और बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छे एंटी स्लिप जूते सिलेक्ट किए। जैसे ही मैं पेमेंट करने वाली थी, स्क्रीन पर इनफ बैलेंस का मैसेज आया। मैंने कंफ्यूज होकर अपना वॉलेट चेक किया। पता चला कि पिछले 1 घंटे में मेरे कार्ट से 20 से ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर हो चुकी थीं। सारी की सारी लाइव स्ट्रीमिंग का सामान और बहुत ही भद्दे और छोटे कपड़े थे। मुझे देखते ही समझ आ गया कि ये सब काव्या ने खरीदा है। उसने बाय नाउ पे लेटर वाला ऑप्शन यूज़ किया था और ताकि मुझे पता ना चले, उसने नोटिफिकेशन को म्यूट कर दिया था। मुझे एकदम से भयंकर गुस्सा आ गया। मैंने न सिर्फ सारा सामान कैंसिल किया, बल्कि अकाउंट के सारे पासवर्ड भी चेंज कर दिए। काव्या के फ़ोन पर लॉगिन एरर दिखा। वो एकदम से उछलकर खड़ी हो गई और मुझे भला बुरा कहने लगी। काव्या चिल्लाई कि स्नेहा, तूने मेरे अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की है। मैंने कहा कि क्या मतलब तेरा अकाउंट? ये मेरा अकाउंट है, मैं अपना पासवर्ड चेंज करूं, इससे तुझे क्या मतलब? काव्या बोली कि तू इतनी हाइपर क्यों हो रही है, मेरे कई सारे पार्सल अभी तक नहीं आए थे। मैंने कहा कि मेरा अकाउंट है, मेरी मर्जी, और सॉरी मैंने सब कैंसिल कर दिया है। काव्या बोली कि तूने मेरा सामान कैंसिल करने की हिम्मत कैसे की? मुझे नहीं पता, अगर मेरा लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप नहीं पहुंचा तो मैं लाइव नहीं जा पाऊंगी। इस नुकसान की भरपाई तुझे करनी होगी। मेरी डेली मिनिमम गारंटीड कमाई 200 रुपये है। अब मुझे नया सामान 3 दिन बाद मिलेगा, इसलिए तू मुझे 600 रुपये हर्जाना देगी। मैंने कहा कि कैसा हर्जाना? अगर तुझे प्रॉब्लम है तो जाकर कोर्ट में केस कर। और सुन, पिछले समय में तूने मेरे अकाउंट से जो भी सामान खरीदा और फूड ऑर्डर किया, मैंने उसका हिसाब लगा लिया है। टोटल 13,506 रुपये बनते हैं। मैंने तेरा हिस्सा निकाल लिया है। जल्दी से पैसे वापस कर, वरना कोर्ट में मिलेंगे। काव्या बोली कि अगले महीने जब मेरी सैलरी आएगी तब दे दूंगी। काव्या का चेहरा अचानक एकदम शांत हो गया। उसकी इस शांति को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। और सच में, दोपहर होते होते मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे खिलाफ एक वायरल पोस्ट मिली। टाइटल था कि एक सन की रूममेट के साथ रहना कैसा लगता है। उसने मेरे बारे में तरह तरह के झूठे और गंदे किस्से लिखे थे, जैसे कि मैं टॉयलेट जाने के बाद धोती नहीं, उल्टे अंडरवियर पहनती हूँ, बॉडी वॉश से ब्रश करती हूँ, रूममेट्स का खाना चुराकर खाती हूँ और बिल का हिस्सा मांगने पर बहाने बनाकर पैसे नहीं देती। सबसे बेशर्मी की बात तो ये लिखी कि मैं उससे ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठती हूँ। पोस्ट को और विश्वसनीय दिखाने के लिए काव्या ने हर झूठ के साथ इंटरनेट से उठाई हुई फर्जी फोटोज लगा दी थीं। ये सब देखकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। जैसे जैसे पोस्ट वायरल होने लगी, मेरा पता और फ़ोन नंबर लीक कर दिया गया। मुझे गालियों भरे कॉल और मैसेज आने लगे। मैंने भी किसी को नहीं छोड़ा और सीधे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक चैलेंजिंग वीडियो डाल दिया। मैंने वीडियो में कहा कि मैं ही उस कहानी की लड़की हूँ जिसे गाली देनी है, आकर दे लो। मैंने जानबूझकर कमेंट्स बंद कर दिए और सिर्फ फॉलोअर्स के लिए डीएम ऑप्शन रखा। इस एक स्टंट से मेरे 20,000 फॉलोअर्स हो गए और ये नंबर लगातार बढ़ रहा था। जब फॉलोअर्स 50,000 हो गए तो मैंने काव्या के सालों से मेरा फ़ायदा उठाने, मुफ्त का खाने और उधार न चुकाने का पूरा रिकॉर्ड एक लंबी पोस्ट में डाल दिया, साथ में सारे स्क्रीनशॉट्स भी। इस बार काव्या के कमेंट सेक्शन में गालियों और रिपोर्ट्स की बाढ़ आ गई। उसका 70,000 फॉलोअर्स वाला अकाउंट तुरंत बैन हो गया। वो अपने फेक अकाउंट से आकर कमेंट्स में ताने मारने लगीं, पर लोगों ने उसे भी पकड़ लिया। लोगों ने उसके खानदान को कोसा और वो अकाउंट भी बैन हो गया। इंटरनेट पर एक्सपोज होने के बाद काव्या की जिंदगी नर्क हो गई। वो बाहर निकलती तो लोग जानबूझकर उसे ठोकर मारते। उसके पार्सल खोलने पर उसमें कागज का ताबूत निकलता। उसका बेड हमेशा गंदा रहता। आखिरकार जब उसके खाने में एक जिंदा कनखजूरा निकला तो वो पूरी तरह से टूट गई। काव्या प्रिंसिपल विक्रम के पास गई। उन्होंने उन लोगों को पकड़कर सजा दी और मामला शांत हो गया। पर काव्या के लिए सरप्राइज ये था कि उन लोगों में मेरा नाम कहीं नहीं था। उसने डिसिप्लिनरी कमेटी के लोगों से बार बार कहा कि स्नेहा की बहुत गहराई से जांच करो, ये काम पक्का उसी का है। लेकिन कमेटी ने चाहे जितनी जांच की, मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला कि मैंने उसे धोखा दिया। हार मानकर काव्या को चुप होना पड़ा। मामला शांत होने के बाद मैं बेड पर लेटी इन सब का रिव्यू कर रही थी, पर मुझे उतना सुकून नहीं मिला जितना मुझे लगा था कि मिलेगी। मैंने फ़ोन निकाला और दादी को मैसेज किया कि दादी सो गई क्या। दादी का रिप्लाई आया कि नहीं स्नेहा, अभी तो पार्क से डांस करके लौटी हूँ। तूने जो जूते भेजे थे वो मिल गए, बहुत आरामदायक हैं। अब डांस करते वक्त फिसलने का डर नहीं रहता। दादी की इतनी एनर्जेटिक आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए।
पिछले जन्म में इस समय दादी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थीं। दादी बोली कि कॉलेज में ठीक से खाना खाया कर, पैसे बचा मत। मैं एकदम ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले। दादी की आवाज़ में इतना प्यार था। फ़ोन रखकर मैंने मन ही मन कसम खाई कि इस जन्म में मैं इस साधारण सी खुशी को हर हाल में बचा कर रखूंगी। कुछ दिन बाद काव्या गुनगुनाते हुए नहाने जाने लगी। मैंने तेज़ी से अपना सारा सामान बाथरूम से निकाल लिया, यहाँ तक कि टॉयलेट क्लीनर तक नहीं छोड़ा। मेरा बॉडी वॉश और शैम्पू अभी अंदर था। मुझे जल्दी निकालना था ताकि कोई रोने धोने वाला नाटक करने वाला इंसान उसे यूज ना कर सके। काव्या बोली कि कौन तेरा सामान यूज करना चाहता है, इतने सस्ते प्रोडक्ट्स मुझे नहीं चाहिए। फिर वो बोली कि अरे स्नेहा, मैं तो बॉडी वॉश लाना भूल गई, क्या मैं तेरा यूज कर लूं? मैंने कहा बिल्कुल, पर वहां कुछ था ही नहीं। काव्या गुस्से में बाहर निकल गई और बगल वाले रूम में नहाने चली गई। मैं थोड़ी देर आंख बंद करके झपकी लेने ही वाली थी कि बाथरूम से अनन्या के बर्तन गिरने की आवाजें आने लगीं। जब मैं वहां पहुंची तो देखा अनन्या बड़े अनाड़ी तरीके से बाल धो रही थी। उसने बहुत ज्यादा शैम्पू डाल लिया था, जिससे पूरा बाथरूम झाग से भर गया था। अनन्या रोने लगी कि स्नेहा जल्दी मेरी हेल्प कर, मेरी आंखों में पानी चला गया है, बहुत जल रही हैं। मैंने तुरंत अनन्या की आंखें धोईं, फिर उसके बाल ठीक से साफ किए। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो साफ हो गई। अनन्या ने शीशे में खुद को देखा, वो बहुत खुश थी। उसने फ़ोन निकाला और मुझे 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तभी मुझे बाहर से आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो काव्या, जो अभी अभी लौटी थी, चोरी छिपे अपना फ़ोन जेब में डाल रही थी। मुझे पक्का यकीन हो गया कि उसने अभी कुछ वीडियो या फ़ोटो खींचा है। और सच में थोड़ी देर बाद काव्या के नए अकाउंट पर एक पोस्ट आई कि बचाओ, अगर रूममेट लेस्बियन हो तो क्या करें। उसने मेरा और अनन्या का बाथरूम वाला वीडियो डाला था, जिसे ऐसे एंगल से शूट किया गया था कि लग रहा था जैसे हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हों। ये पोस्ट तुरंत वायरल हो गई। नीचे लोगों ने उसे तरह तरह के सजेशंस दिए। कोई रूम चेंज करने को कह रहा था, कोई शिकायत करने को, तो कोई मजाक में कह रहा था कि अगर पसंद नहीं तो तुम भी जुड़ जाओ। कुल मिलाकर कमेंट्स बहुत मज़ेदार थे। अनन्या ने भी ये पोस्ट देख ली। गुस्से में उसने अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक दिया और मुझे 10,000 रुपये स्कैन कर दिए। वो बोली कि स्नेहा, मेरा बदला चुकता कर। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर रुक कर काव्या को सबक सिखाऊंगी, पर जब बॉस का ऑर्डर आ गया तो नौकर को तो काम पर लगना ही था। इसलिए जब काव्या मज़े से फ़ोन चला रही थी, मैंने अचानक उसे अपनी बाहों में खींचा और उसके गाल पर एक ज़ोरदार किस किया। उसी पल फ़ोटो क्लिक किया और काव्या के हैरान रह जाने पर मैंने वो फ़ोटो तुरंत अपनी स्टोरी पर डाल दी। मैंने कैप्शन लिखा कि मैंने सिर्फ उसे ही नहीं, तुझे भी प्यार किया, कैसा लगा? काव्या का चेहरा गुस्से से हरा पीला हो गया। वो झपट कर मेरा फ़ोन छीनकर डिलीट करने लगी, पर मैंने फ़ोन को मजबूती से पीछे छिपा लिया। मैंने आवाज़ लगाई कि मीरा, तू वहाँ खड़ी क्या देख रही है? जल्दी मेरी हेल्प कर। मीरा आकर इसे पकड़, मैं तुझे 3,000 रुपये दूंगी। मीरा ने आकर काव्या को एक क्रॉस होल्ड में जकड़ लिया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। इसी बीच मैंने उसका फ़ोन छीना और गैलरी चेक की। उसमें बहुत ही गंदी और ओछी फ़ोटोज़ थीं, यहाँ तक कि मेरे टॉयलेट यूज़ करने की तस्वीरें भी थीं। मुझे लगा कि ये बस लड़कियों का आपसी झगड़ा होगा, पर तू तो सच में एक साइको निकली। इन फोटोज का तू क्या करने वाली थी? काव्या ने मुंह फेर लिया और बात करने से मना कर दिया। वो नहीं बताती तो भी मुझे पता था कि इनका इस्तेमाल वो सिर्फ अफवाहें फैलाने के लिए ही करने वाली थीं। मैंने कहा कि मैं तुझे साफ बता देती हूँ, तेरे मन में मेरे लिए जो भी दुश्मनी है वो मुझसे निकाल, बाकी किसी को बीच में मत ला। अगर तू मान गई तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, नहीं मानी तो मैं और मीरा बारी बारी से तुझे ऐसे ही बांधे रखेंगे। वैसे भी तू क्लास बंक करती है, टीचर्स को भी पता नहीं चलेगा। काव्या चिल्लाई कि तू ये कर नहीं सकती। मैंने कहा कि तू देख ले कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। जब उसने देखा कि मेरी आंखें उससे भी ज्यादा खूंखार हैं तो वो डर गई। उसने दांत पीसते हुए हाँ कर दी। हम दोनों के बीच एक अस्थायी समझौता हो गया, लेकिन अब हमारा हॉस्टल रूम पूरे कॉलेज में फेमस हो चुका था। जब भी हम दोनों कॉरिडोर में चलते, लोग मुड़ मुड़ कर हमें ही देखते। हाँ, बहुत सी लड़कियां हमें देखकर फुसफुसाती थीं। रूम में अनन्या शीशे के सामने खड़ी होकर फिर से रोने लगी। वो बोली कि तुम में से कोई मेरा मेकअप कर दो ना, मैं 2,000 रुपये दूंगी। मीरा बोली कि अनन्या, मुझे मेकअप करना आता है, मैं कर दूं? अनन्या ने पहले काव्या को देखा, फिर मुझे और मीरा को। मेकअप के मामले में काव्या सच में हमसे बेहतर थी, क्योंकि वो रोज सजती संवरती रहती थी। मैं आमतौर पर मेकअप नहीं करती, इसलिए मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं बॉस को खुश कर पाऊंगी। इसीलिए मैंने काव्या से कंपटीशन नहीं किया। पर सरप्राइजिंगली अनन्या ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अनन्या बोली कि मुझे तेरी आदत हो गई है, तू ही कर दे। काव्या ने ताना मारा कि ये तो कभी मेकअप करती ही नहीं, क्या खाक मेकअप करेगी? थोड़ी देर में तुझे भूतनी बना देगी, फिर रोना मत। अनन्या बोली कि कोई बात नहीं, कर ले, मुझे बस इतना चाहिए कि हल्का मेकअप हो और मैं भद्दी ना लगूं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अनन्या ने मुझे अपना मेकअप बैग थमा दिया।
काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो एक कोने में जाकर मुंह फुलाने लगी। जब मैं लिपस्टिक लगा रही थी, काव्या टॉयलेट जाने के बहाने मेरे पास से गुजरी और मुझे जोर से टक्कर मार दी। लिपस्टिक फिसल गई और अनन्या के होंठ के कोने से होते हुए कान तक एक लंबी लकीर खिंच गई। मैंने तुरंत मेकअप रिमूवर लगाकर उसे साफ किया। मैंने कहा कि सॉरी, मेरी गलती थी। मेकअप ठीक नहीं हुआ, इस बार के पैसे रहने दे। साफ करने के बाद मैंने दोबारा बेस लगाया, जिससे चेहरे पर मेकअप थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा था। मैं डरते डरते शीशा अनन्या के सामने किया। अनन्या ने देखा और अचानक से हंस पड़ी और फिर मुझे 2,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब अनन्या रूम से बाहर चली गई, तब काव्या टॉयलेट से बाहर निकली। मैंने तुरंत मेकअप रिमूवर उसके चेहरे पर मला और दोनों हाथों से जोर जोर से रगड़ने लगी। काव्या छटपटाते हुए चीखने लगी कि स्नेहा, तू क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? अब और करेगी हरकतें? काव्या ने मुझे जोर से धक्का दिया और मुझे पागल कहते हुए गालियां देने लगी। मैंने सोचा कि ये लड़की हमेशा मेरी तरक्की से क्यों जलती है। जानबूझकर फ़ोन तोड़ना, अफवाहें फैलाना और अब मेकअप में टांग अड़ाना। जैसे मेरा पैसा कमाना इसकी उम्र कम कर देगा। एकदम सिरफिरी है। इतना ही नहीं, अब भी मुझे रोज़ गालियों भरे मैसेज आ रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और सोचने लगी कि ये इंटरनेट का ड्रामा कब ख़त्म होगा। रात को मैं रजाई में छिपकर फ़ोन चला रही थी कि अचानक एक अनजान नंबर से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नोट में लिखा था कि मैं उस चाय की दुकान की मालकिन हूँ जहाँ तू पार्ट टाइम करती है। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने थोड़ा सोचा और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। दुकान की मालकिन का नाम सुमन था। वो 35 साल की एक महिला थीं। वो बोली कि स्नेहा, क्या तूने हाल ही में किसी को नाराज़ किया है? मैंने पूछा कि क्या हुआ सुमन दीदी? दीदी बोली कि आज एक लड़की दुकान पर आई और तेरा नाम लेकर कहने लगी कि तूने उसका सामान चुराया है। उसने दुकान में बहुत हंगामा किया। मुझे लगा वो जानबूझकर झगड़ा करने आई है, इसलिए मैंने इग्नोर किया। पर उसने तेरी ड्यूटी की लिस्ट की फ़ोटो खींच ली। मुझे डर है कि वो तेरा कुछ बुरा ना कर दे। ये पक्का काव्या का काम है। उसके सिवा ये हरकत और कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा कि दीदी, मुझे वॉर्न करने के लिए थैंक्स। वो मेरी रूममेट है। हमारे बीच कुछ कहा सुनी हुई है। मैं इसे संभाल लूंगी। दीदी बोली कि ठीक है, तू अपना ध्यान रख। मैंने फ़ोन को मजबूती से पकड़ लिया। चाय की दुकान की जॉब मेरे खर्चों का मुख्य जरिया थी। काव्या सीधे सीधे मेरी कमाई का रास्ता काट रही थी। अगली सुबह ही मैं दुकान पहुंच गई और सुमन दीदी से बात करके अपनी शिफ्टिंग टाइमिंग चेंज कर ली, ताकि मैं उस समय ड्यूटी पर ना रहूं जब काव्या के आने की उम्मीद हो। और सच में काव्या फिर से दुकान पहुंची। वो मेरी ड्यूटी के समय हंगामा करना चाहती थी, पर लगातार कई दिनों तक मैं उसे वहां नहीं मिली। हार मानकर उसे वापस लौटना पड़ा। रात होते ही काव्या ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। वह बोली कि हेलो दोस्तों, आपकी ये दोस्त आज पहली बार लाइव आई है, तो आप सबके लिए कुछ स्पेशल करने वाली है। इसके बाद उसने जानबूझकर अपने कमीज का एक बटन खोला, कमर मटकाते हुए अश्लील डांस करना शुरू कर दिया। जब भी कोई वर्चुअल गिफ्ट आता, वह बड़े ही नखरे से कहती, थैंक यू सो मच सर। वह रूम के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी होकर जगह रोके हुए थी, जिससे बाकी लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि अनन्या ने मुझे खींच लिया और अपने लाल और सूजे हुए पैर के अंगूठे आगे किए। अनन्या बोली कि जूते बहुत टाइट हैं, नाखून बहुत बढ़ गए हैं और दर्द हो रहा है। तू इन्हें काट दे, मैं तुझे 1,000 रुपये दूंगी। मैंने तुरंत नेल कटर निकाला। 1 सेकंड की देरी भी पैसों की बेइज्जती होती। काव्या ने चुपके से अपना कैमरा मेरी तरफ घुमाया और ताने मारने लगी। काव्या बोली कि जिंदगी कितनी मुश्किल है यार। मेरी रूममेट पैसे के लिए नौटंकी कर रही है। आप सब देखिए, ये एक अमीरजादी के नाखून काट रही है। सच में कुछ चव्वनियों के लिए लोग अपनी इज्जत तक गिरवी रख देते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तेरे खानदान में पीढ़ियों से किसान हैं। कैमरे में मैं एक छोटे से स्टूल पर बैठी थी, बिना मेकअप के, बाल बिखरे हुए और एक ढीला ढाला नाइट सूट पहने हुए। दूसरी तरफ अनन्या एकदम डिजाइनर कपड़ों और महंगे ब्रांड्स में सजी धजी किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी और उसका एक पैर मेरे घुटने पर रखा हुआ था। मैं बहुत ही सावधानी से नाखून काट रही थी, जिससे मैं एकदम गरीब और मजबूर लग रही थी। लाइव के कमेंट्स में भी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। कमेंट्स आने लगे कि इसकी शक्ल देखकर ही लगता है कि ये कंगाल है। कुछ नहीं किया जा सकता, जन्म से ही रेस में हार गई है। गरीब का दिमाग भी गरीब होता है। एक ने लिखा कि ले बेबी, मैं तुझे 10 रुपए प्रति नाखून दूंगा, मेरे भी काट दे। फैंस के मजाक उड़ाने पर काव्या और भी ज्यादा इतराने लगी। मैं नाखून काटते काटते उसे जवाब देने लगी। मैंने कहा कि लगता है तेरे लिए दुनिया की हर चीज खट्टी ही है। वैसे भी आज के समय में किसके परदादा किसान नहीं थे। और हाँ, अगर मुझे ठीक से याद है तो तेरे घर वाले तो 10-15 सुअर बेचकर तेरी कॉलेज की फीस भरते हैं ना। तो तू क्या चीज है, अपने माँ बाप का खून चूस कर बड़े शहर में आकर अश्लील डांस करने वाली। सामने वाले की कमजोरी पता हो तभी गाली का असर होता है। ये सुनकर काव्या का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। नाखून काटने के बाद मैंने सामान समेटा और अनन्या ने खुश होकर मुझे पैसे भेज दिए।
जैसे ही लाइव स्ट्रीम में 1,000 रुपये क्रेडिट हुए की आवाज़ गूंजी, चैट का रुख एकदम से बदल गया। कमेंट्स आने लगे कि क्या सिर्फ नाखून काटने के 1,000 रुपये? भाई इतने पैसे मिले तो कौन नहीं पिघलेगा। इज्जत के चक्कर में पैसा थोड़ी ना छोड़ा जा सकता है। एक ने लिखा कि अमीर मैडम कहाँ हैं आप, मुझे भी अपनी बेइज्जती करवानी है प्लीज। कमेंट्स पलटते देख काव्या अंदर से जल भुन हो गई, पर उसकी आंखों की जलन साफ दिख रही थी। वो अश्लील डांस करके 5 दिन में मुश्किल से 1,000 रुपये कमा पाती है, और मैंने सिर्फ कुछ मिनटों में उसकी कई दिनों की कमाई हासिल कर ली थी। भला वो क्यों ना जले। काव्या के सदमे में रहते ही मैंने तेजी से उसका कैमरा बंद कर दिया। मैंने कहा कि अगर तुझे नंगा नाच करना है तो अकेले कर, हमें अपने फ्रेम में मत ला। खुद तो गटर में गिर ही रही है, हमें भी मत खींच। और तेरे दिमाग में क्या भरा है? लाइट्स बंद होने वाली हैं, सबको सोना है। पैसे के चक्कर में पागल हो गई है क्या? लाइव करना है तो बाहर जाकर कर। मैंने जानबूझकर उसे भड़काया, और वो गुस्से में आकर मुझे नोचने लगी। मैंने भी उसकी जांघ को जोर से मरोड़ दिया। रूम में अफरा तफरी मच गई। 10 मिनट बाद मीरा ने हॉस्टल के काउंसलर समीर को बुला लिया, जिसने आकर हम दोनों को अलग किया। काउंसलर ने मुझे डांटा कि स्नेहा तू अपने काम से काम रखती थी, अब क्यों अपनी रूममेट को परेशान कर रही है? वो बेचारी लाइव करके पैसे कमा रही है और तुझे उसकी मेहनत बर्दाश्त नहीं हो रही। तेरा इस महीने का स्कॉलरशिप कैंसिल समझ। मैंने पलटकर जवाब दिया कि आप कैंसिल बोलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आपकी जागीर है? स्कॉलरशिप आपकी सैलरी से कटती है क्या? साफ बात है कि नियम काव्या ने तोड़े हैं। ये हॉस्टल है, अगर वो नहीं सोएगी तो क्या हम भी जागते रहें? आपने बिना सोचे समझे मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं इसे मार रही हूँ। ज़रा अपनी आंखें खोलकर देखिए, मेरे शरीर पर इसके नाखूनों के निशान हैं। क्या इसके शरीर पर मेरे मारने का एक भी निशान है? मैंने अपना हाथ आगे किया और काव्या द्वारा खरोंचे गए घाव दिखाए। काउंसलर समीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने काव्या को इशारा किया कि वह भी अपने घाव दिखाए ताकि वह मुझे और डांट सके। पर काव्या होंठ दबाए चुप रही, क्योंकि मैंने जानबूझकर उसकी जांघों के अंदरूनी हिस्से और हिप्स को मरोड़ा था, जो वो किसी के सामने नहीं दिखा सकती थी। काव्या बोली कि सर मेरा सिर थोड़ा चकरा रहा है, शायद मुझे मेडिकल रूम जाना पड़े। काउंसलर बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुझे मेडिकल रूम तक छोड़ देता हूँ। काव्या तुरंत मौके का फायदा उठाकर काउंसलर के सीने से जा लगी। काउंसलर ने उसे बाहों में लिया और उसे सहलाने लगा। मुझे अंदाजा हो गया कि अब आगे जरूर कोई ड्रामा होगा, इसलिए मैं चुपके से उनके पीछे हो ली। और सच में मेडिकल रूम पहुंचते ही उन दोनों के बीच की दूरियां मिटने लगीं और वो एक दूसरे के करीब आ गए। मैं खिड़की के पीछे छिपकर ये सब देख रही थी और अपने फ़ोन से चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। रूम में वापस आकर मैं बेड पर लेटी वो वीडियो बार बार देख रही थी। मेरे मन में बहुत सी फीलिंग्स चल रही थीं। काउंसलर समीर बाहर से तो बहुत ही संस्कारी और शरीफ बनता था, पर पीठ पीछे ऐसी गंदी हरकतें करता था। और सबसे घिनौनी बात तो ये थी कि काव्या पैसे और फायदे के लिए अपने जिस्म को इस हद तक बेच सकती थी। मैंने उस वीडियो को पासवर्ड से लॉक करके सेव कर लिया। यह मेरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था, जिसे मुझे सही वक्त आने तक इस्तेमाल नहीं करना था। अगले कुछ दिनों में मैंने काव्या की गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वो अक्सर रात के 10 बजे के आसपास निकलती और सुबह 1-2 बजे वापस आती। एक बार मैंने रात में उठने का नाटक किया तो देखा कि वो दबे पांव अपने बेड पर चढ़ रही थी। उसके कपड़ों से शराब और सिगरेट की तेज बदबू आ रही थी। मैंने पूछा कि कहाँ गई थी। काव्या बोली कि तुझे क्या मतलब। मैंने एक ठंडी मुस्कान दी और कुछ नहीं पूछा, पर मुझे समझ आ गया था कि काव्या का चक्कर सिर्फ काउंसलर से नहीं है, इसके पीछे कोई और बड़ा शिकार भी है। इसके बाद के दिनों में काव्या और भी ज्यादा बेशर्म हो गई। वो दोपहर में, शाम को और आधी रात को भी लाइव आने लगी। अनन्या से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने काव्या को 500 रुपये दिए ताकि वो चुप हो जाए। पर 2 घंटे बाद काव्या ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का बहाना बनाकर फिर से लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। काउंसलर को बुलाने पर भी वो सिर्फ दिखावा करता और चला जाता। वो दिन सच में नर्क जैसे थे। एक दिन काव्या ने लाइव नहीं किया और बड़े गर्व से हमें चिढ़ाने लगी। वे बोली कि आज रात मेरा सबसे बड़ा डोनर मुझे डिनर पर ले जा रहा है, 5 स्टार होटल में। क्या मैं तुम लोगों के लिए पार्सल लाऊं? अनन्या बोली कि ठीक है, मेरे कंधों में बहुत दर्द है, तू ज़रा मसाज कर दे, मैं तुझे 3,000 रुपये दूंगी। मैंने कहा कि बिल्कुल मैडम, मैंने हाल ही में मसाज सीखी है, आपको ट्राई करवाती हूँ, पक्का सुकून मिलेगा। काव्या इतराते हुए अपनी डेट पर चली गई। आधी रात को उसने मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजी और मुझे उसे पिक करने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। पिछले जन्म के हिसाब से काव्या बहुत पीली थी और उसका अमीर डोनर उसे जाने नहीं दे रहा था। जबरदस्ती उसे होटल ले जाना चाहता था, क्योंकि वो आदमी दिखने में बहुत ही बदसूरत था। काव्या नहीं मान रही थी, इसलिए उसने मुझे बचाने के लिए कॉल किया था। पिछले जन्म में मैं तुरंत कैब बुक करके वहां पहुंची थी और उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, जिसकी वजह से उस बदसूरत आदमी ने मेरे साथ भी बहुत छेड़छाड़ की थी। पुलिस बुलाने के बाद वो आदमी मुश्किल से माना था, और नतीजा ये हुआ कि जिस इंसान को मैंने अपनी जान पर खेल कर बचाया,
अंत में उसी ने मेरी जान ले ली। इस बार भी मैं वहां गई, पर काव्या को बचाने नहीं, बल्कि उसे अपनी बर्बादी के गड्ढे में गिरते हुए अपनी आंखों से देखने। मैंने उस मोटे और चिकने आदमी द्वारा उसे होटल के अंदर ले जाते हुए का वीडियो रिकॉर्ड किया और वापस हॉस्टल आकर मजे से सो गई। अगली सुबह काव्या अपनी काली आंखों के साथ वापस आई और हम तीनों के लिए बहुत महंगा नाश्ता लेकर आई। वह बोली कि ये एक प्लेट मोमोज की कीमत 128 रुपए है। आप लोगों ने कभी नहीं खाया होगा। ये मेरे बॉयफ्रेंड ने स्पेशल मेरे लिए मंगाया है। मीरा बोली कि वाह काव्या, तू कितनी अच्छी है। मैंने जिंदगी में इतने महंगे मोमोज नहीं खाए। तू सच में बहुत होशियार है जो इतना अमीर बॉयफ्रेंड पटा लिया। काव्या बोली कि रुको, मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाती हूँ। देखो कितना हैंडसम है ना। काव्या ने हमें उस मोटे आदमी की एडिट की हुई फोटो दिखाई। उसने फोटोशॉप से चेहरा पतला और दर्जनों फिल्टर लगाए थे, पर फिर भी उसकी शक्ल एकदम औसत और भद्दी लग रही थी। काव्या बोली कि तू मत देख स्नेहा, तेरी किस्मत में ऐसे मर्द कभी नहीं है। मैंने कहा कि सॉरी, मैं लेस्बियन हूँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और खासकर ऐसे घटिया किस्म के लोगों में तो बिल्कुल नहीं। काव्या का चेहरा ऐसे बिगड़ गया जैसे उसने मक्खी निगल ली हो। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी जेब में फोन बजने लगा। कॉल उठाने के बाद काव्या का रंग उड़ गया और वो तुरंत रूम से बाहर भाग गई। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। 1 घंटे बाद काव्या अपना सूजा हुआ गाल पकड़े और लंगड़ाते हुए रूम में वापस आई। उसने मुझे जबरदस्ती खींचा और दीवार के कोने में धकेल दिया। काव्या चिल्लाई कि ये तेरा काम है ना, सिर्फ तुझे पता था कि मैं कहाँ थी। तूने वो वीडियो प्रिंसिपल को क्यों भेजा? मैंने कहा कि मैंने क्या किया, कौन सा वीडियो, और प्रिंसिपल से इसका क्या लेना देना? काव्या बोली कि तेरे सिवा और कौन हो सकता है, तू कल रात स्टारलाइट होटल नहीं आई थी। मैंने कहा कि मैं तो कल रात घोड़े बेचकर सोई थी। पुशिन, तुम मीरा से पूछ ले। काव्या का गुस्सा बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने थोड़ा सोचा और शायद मुझे शक की सूची से हटा दिया, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया था कि वो प्रिंसिपल की दूसरी बीवी है। मैंने अपनी आवाज़ नरम की और फिक्र करने का नाटक किया कि क्या हुआ, किसी ने तुझे मारा है क्या? काव्या बोली कि नहीं, मैं बस सीढ़ियों से फिसल गई थी। मैंने कहा कि तो तू ध्यान रखा कर, तू इतनी अच्छी दिखती है। अपनी लोकेशन हर किसी को मत बता, कहीं कोई सिरफिरा तुझे परेशान ना कर दे। काव्या को मेरी आंखों में सिर्फ सच्चाई दिखी। उसे याद आया कि वो वीडियो भी किसी गुमनाम नंबर से आया था, इसलिए उसने मेरे ऊपर से शक हटा लिया। काव्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, उसकी आंखें घूमी और अगले ही पल वो बड़ी ही विनम्रता से माफ़ी मांगने लगी। काव्या बोली कि सॉरी स्नेहा, मुझसे गलतफहमी हो गई। पहले मैं बहुत सेल्फिश थी, मैंने तेरी फीलिंग्स नहीं समझी। क्या तू मुझे माफ़ कर देगी? मैंने कहा कि अब हम दोस्त नहीं बन सकते, आगे से बस एक दूसरे से दूर रहेंगे। काव्या बोली कि ठीक है। अच्छा सुन स्नेहा, मेरे पैर में चोट लगी है, क्या तू प्रोफेसर शर्मा के ऑफिस से मेरी असाइनमेंट ले आएगी? मुझे गलती से वहां रख आई हूँ। काव्या के हाथ जोड़ते हुए नाटक को देखकर मुझे अचानक पिछला जन्म याद आ गया। तब भी इसने मुझसे अपनी फाइल मंगवाई थी, और अगले दिन मुझे ही कॉलेज से डांट पड़ी थी कि मैंने इसकी असाइनमेंट चुरा ली है, क्योंकि सीसीटीवी में मैं प्रोफेसर के ऑफिस में जाती हुई और फाइल हाथ में लिए निकलती हुई दिख रही थी, इसलिए मैं कुछ साबित नहीं कर पाई थी। असल में वो असाइनमेंट काव्या ने लिखी ही नहीं थी, पर उसने इल्ज़ाम लगाया कि मैं उससे जलती हूँ, इसलिए मैंने उसकी फाइल गायब कर दी। नतीजा ये हुआ कि मुझे सस्पेंशन मिला और स्कॉलरशिप कट गई। ये सब याद करके मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली और मेरी आंखों में उसके लिए नफरत साफ झलक रही थी। मैंने कहा कि अगर मैं मना कर दूं तो? काव्या बोली कि अगर तूने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं रात रात भर लाइव आऊंगी, तेरे सोने नहीं दूंगी, और तेरा अगले महीने का स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तेरी फाइल ले आऊंगी, पर तू भी मेरा एक काम कर देगी। काव्या ने पूछा कि क्या काम? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? मैंने कहा कि नहीं, बहुत छोटी सी बात है। रात को 11 बजे के बाद तू लाइव स्ट्रीम नहीं करेगी, ओके? काव्या बोली कि ये नहीं हो सकता, मेरे घर की ईएमआई बाकी है, मुझे कम से कम 12 बजे तक लाइव रहना ही होगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैंने कहा कि ठीक है। अब मुझे समझ आया कि ये पैसे के पीछे इतनी क्यों पागल है। पता चला कि किसी ने इसके लिए घर लिया है और ईएमआई भरने के लिए ये इतनी मेहनत कर रही है। मैं प्रोफेसर शर्मा के ऑफिस की तरफ चल पड़ी। काव्या चुपके से मेरे पीछे आकर मेरा वीडियो बनाने लगी, ये सोचकर कि इस बार मैं पक्की फंस गई हूँ। जब वो अपनी चाल के कामयाब होने के सपने देख रही थी, तभी उसे प्रोफेसर शर्मा का मैसेज आया। वो कंफ्यूज हो गई कि उसने शिकायत की ही नहीं, फिर प्रोफेसर उसे क्यों बुला रहे हैं। जब वो ऑफिस पहुंची तो मुझे वहां देखकर उसके होश उड़ गए। मैंने प्रोफेसर से कहा कि सर, ये सब काव्या ने करवाया है। इसने मुझे कहा कि मैं चुपके से इसकी फाइल चुरा लाऊं। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रही है। प्रोफेसर ने पूछा कि काव्या, तेरी असाइनमेंट का क्या चक्कर है? काव्या बोली कि सर, ये जो बोल रही है वो झूठ है, मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरी फाइल चुराना चाहती थी। पुशिन, आप सीसीटीवी चेक कर लीजिए। प्रोफेसर शर्मा ने गुस्से से सीसीटीवी फुटेज चालू की। उसमें दिख रहा था कि मैं ऑफिस में गई, फाइल ढूंढी, पर उसे ले जाने के बजाय मैंने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला लिया हो,
और रोते हुए प्रोफेसर को कॉल लगाया। वीडियो में मेरी आवाज़ आ रही थी कि हेलो प्रोफेसर शर्मा, मेरी दोस्त काव्या मुझे धमका रही है कि मैं उसकी असाइनमेंट वापस चुरा लाऊं ताकि वो उसे दोबारा लिख सके, पर मैं ये गलत काम नहीं कर सकती। प्रोफेसर ने कहा कि काव्या, अब तेरे पास क्या सफाई है? काव्या चिल्लाई कि ये सब झूठ है सर, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, ये सिर्फ इसका एक तरफा बयान है, इससे क्या साबित होता है? वैसे भी मेरी असाइनमेंट जमा हो चुकी है और चोरी तो मैंने की नहीं है। मुझे पता था कि ये हार नहीं मानेगी, इसलिए मैंने अभी अभी हुए उनके बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दिया। उसे सुनकर काव्या एकदम सुन्न पड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी तेज निकलूंगी। जब उसे समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो फूट फूट कर रोने लगी और प्रोफेसर से गिड़गिड़ाने लगी। काव्या रोते हुए बोली कि सर, मुझसे गलती हो गई, मैं नई असाइनमेंट लिख दूंगी, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। स्नेहा, तू ही समझा, हम कितनी अच्छी दोस्त है ना। प्रोफेसर ने कहा कि काव्या, तू हद पार कर चुकी है। अगर असाइनमेंट नहीं करनी थी तो साफ बोल देती। क्लासमेट्स को धमकाने से तू एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगी। प्रोफेसर ने उसे खरी खोटी सुनाने के बाद दोनों को वापस भेज दिया। कुछ ही मिनटों में कॉलेज की वेबसाइट और सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया। नोटिस में लिखा था कि 19 अक्टूबर 2025 शिकायत मिली थी कि हमारी छात्रा काव्या ने समय पर असाइनमेंट जमा नहीं की और एक छात्रा को धमकाकर उसे चोरी करने के लिए कहा। जांच में यह बात सच पाई गई है, इसलिए निम्नलिखित सजा दी जाती है। 1. ऑफिशियल रिकॉर्ड में बड़ा अपराध दर्ज किया जाएगा। 2. 3000 शब्दों का माफीनामा लिखना होगा। 3. इस विषय में इसे सीधे फेल माना जाएगा। सभी छात्रों से अनुरोध है कि ऐसी गलती न दोहराएं। ऑफिस से बाहर निकलते ही काव्या ने कॉरिडोर में मेरा रास्ता रोक लिया। वह बोली कि शाबाश स्नेहा, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी चालाक और कैलकुलेटिव निकलेगी। मैंने कहा कि ये सब तो तेरी ही दी हुई ट्रेनिंग का नतीजा है। काव्या ने गुस्से से कहा कि तू इंतजार कर, और ये कहकर वहां से चली गई। मैंने उसकी तरफ देखा और एक तुच्छ मुस्कान के साथ बिना डरे आगे बढ़ गई। काव्या हॉस्टल में रोज अपना रौब जमाती थी और काउंसलर कुछ नहीं करता था, इसलिए मैंने पहले ही आसपास के रूम की लड़कियों के साथ मिलकर उसके और काउंसलर के खिलाफ नाम सहित शिकायत दर्ज करवा दी थी। मुझे उम्मीद थी कि 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। उधर प्रिंसिपल विक्रम की वाइफ को पता नहीं कहाँ से खबर लग गई कि प्रिंसिपल ने एक दूसरी औरत रखी है। गुस्से में उसने प्रिंसिपल से भयंकर झगड़ा किया और कॉलेज के कन्फेशन पेज पर एक मालकिन को ढूंढने का इश्तिहार लगा दिया, जिसमें 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। मैंने चुपचाप उस इश्तिहार का स्क्रीनशॉट ले लिया और उलझे मन से रूम में वापस आ गई। बेड पर लेटकर मैं फ़ोन में प्रिंसिपल की वाइफ का नंबर देख रही थी, पर मेरी उंगली कॉल बटन पर रुक गई। तभी अनन्या कब मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और क्यूरियोसिटी से मेरी स्क्रीन देखने लगी। मैं चौंक गई और जल्दी से फ़ोन छिपा लिया। अनन्या ने पूछा कि स्नेहा, क्या सोच रही है? मैंने कहा कुछ नहीं। अनन्या बोली कि मैंने वो इनाम वाला पोस्ट देखा है, तू कहीं काव्या की शिकायत तो नहीं करने वाली? वो सच में बहुत ज़्यादा कर रही है, पर अगर तूने उसे एक्सपोज कर दिया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि जब इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी तब इसे ये सब नहीं सोचा। अनन्या बोली कि चलो ठीक है, तू जो भी फैसला लेगी मैं तेरे साथ हूँ। रात को शायद बदला लेने के चक्कर में काव्या ने और भी तेज़ आवाज़ में डांस और गाना शुरू कर दिया, पर मैं बेड पर लेटी लेटी अचानक बहुत थकान और चक्कर महसूस करने लगी। मेरा शरीर एकदम सुस्त हो गया था और बड़ी मुश्किल से मैं उठकर बैठ पाई। काव्या के हंगामे की वजह से नीचे वाले फ्लोर की लड़कियां गुस्से में ऊपर आकर दरवाज़ा पीटने लगीं। काव्या ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब सबने काउंसलर को बुलाया तब जाकर उसने झुंझलाते हुए दरवाज़ा खोला। काव्या चिल्लाई कि क्या समस्या है आप लोगों को? आधी रात को आकर दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो? लड़कियां बोली कि तुझे पता है आधी रात हो गई है, अगर तुझे नहीं सोना तो क्या बाकी लोग भी जागें? काव्या बोली कि ये तो आप लोगों की नींद की प्रॉब्लम है। देखो मेरी रूममेट्स कितने आराम से सो रही हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग क्यों भौंक रहे हैं? सब लोग उसकी बेशर्मी देखकर हैरान रह गए। काउंसलर ने भी बस ऊपरी तौर पर काव्या को वार्निंग दी और बाकी सबको वहां से भगा दिया। अगली सुबह अनन्या ने फिर से मुझे मसाज करने को कहा। वह बोली कि स्नेहा, मेरे पूरे शरीर में दर्द है और बहुत थकान हो रही है, जरा दबा दे, मैं तुझे पैसे दूंगी। वह बात करते करते जम्हाई ले रही थी। सच कहूं तो मेरे शरीर में भी अजीब सा दर्द था, पर पैसे कमाने के लालच में मैंने अनन्या के कंधे दबाने का फैसला किया। जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा, हमारे हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया। हमारी पहले की गई सामूहिक शिकायत का रिप्लाई आ गया था। मैसेज में लिखा था कि आज दोपहर के खाने के बाद जांच टीम आ रही है। ग्रुप के एक मेंबर ने बताया कि काउंसलर समीर की गर्लफ्रेंड छवि, जो कि कॉलेज की एंटी करप्शन कमेटी की मेंबर है, वो भी इस जांच टीम का हिस्सा है। मैंने अपना पहले से तैयार किया हुआ एक पुराना फ़ोन निकाला और छवि के आने का इंतज़ार करने लगी। ठीक 12 बजे नीले रंग के ऑफिशियल आई कार्ड पहने 3 लोग हॉस्टल की तरफ आते दिखे। मैंने टोपी और मास्क पहना और सीढ़ियों के मोड़ पर चुपके से वो बिना पासवर्ड वाला फ़ोन रख दिया।
स्क्रीन को स्वाइप करते ही उसके अंदर का सबसे धमाकेदार वीडियो प्ले हो जाएगा। तीनों लोग बातें करते हुए ऊपर आ रहे थे कि उनकी नज़र उस फ़ोन पर पड़ी। बाईं तरफ वाले लंबे लड़के ने फ़ोन उठाया और बोला कि अरे कौन सा भुलक्कड़ अपना फ़ोन यहाँ गिरा गया है। उसने आदतन स्क्रीन स्वाइप की और अंदर काव्या और काउंसलर समीर का वो आपत्तिजनक वीडियो चलने लगा। उस लड़के ने तुरंत पहचान लिया कि वीडियो में दिख रहा लड़का छवि का बॉयफ्रेंड है। छवि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फ़ोन छीना, थोड़ी देर देखा और उसे जब्त कर लिया। जब वो लोग हमारे रूम में पहुंचे तो छवि ने वीडियो वाली लड़की को पहचान लिया। छवि चिल्लाई कि तू तू ही है ना जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाया है। काव्या को कुछ समझ आता उससे पहले ही छवि ने उसे 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। काव्या भी चुप नहीं रही और वो भी छवि पर झपट पड़ी। दोनों औरतों की इस लड़ाई को देखने के लिए पूरे हॉस्टल की लड़कियां जमा हो गईं। किसी ने चुपके से इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि काउंसलर समीर को कॉलेज से निकाल दिया गया और छवि ने खुद आवेदन देकर हमारे फ्लोर की नई वार्डन बनने की जिद पकड़ ली ताकि वो काव्या को रोज परेशान कर सके। अब काव्या जब भी बाहर निकलती तो अपना चेहरा पूरी तरह ढक कर निकलती ताकि कोई उसे पहचान न सके। रूम के अंदर का माहौल भी अब बहुत अजीब हो गया था। मीरा अब काव्या से जानबूझकर दूर रहने लगी थी। उससे एक शब्द भी बात नहीं करती थी। अनन्या तो और भी सख्त थी। जब भी काव्या रूम में होती वो हेडफोन लगा लेती और उसे हवा में उड़ा देती। सिर्फ मैं थी जो अभी भी ना मुझे तुमसे मतलब ना तुम्हें मुझसे वाले रवैये पर कायम थी। एक दिन लाइब्रेरी में मेरी अचानक प्रिंसिपल विक्रम की वाइफ से मुलाकात हो गई। वो किताबें ढूंढ रही थीं। उनका चेहरा एकदम उतरा हुआ था और आंखों के नीचे की झुर्रियां पिछली बार से ज्यादा गहरी हो गई थीं। मैंने थोड़ा सोचा, उनके पास गई और धीरे से आवाज लगाई कि आंटी। उन्होंने पूछा कि तू कौन है। मैंने कहा कि मैं काव्या की रूममेट हूँ। उस मालकिन ढूंढने वाले पोस्ट के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। मैंने उन्हें अपने फ़ोन में सेव किए हुए सारे वीडियो और फोटोज़ दिखाए। इसमें काव्या और प्रिंसिपल के ऑफिस वाले वीडियो के अलावा काव्या और उस मोटे आदमी की अश्लील फोटोज़ भी थीं। प्रिंसिपल की वाइफ ने यह सब देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। वो बोली कि मुझे पता था कि इसके और भी चक्कर हैं। मैंने पूछा कि आंटी अब आप क्या करने वाली हैं। वो बोली कि मुझे ये सब दिखाने के लिए शुक्रिया। इन सबूतों का मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। जब प्रिंसिपल की वाइफ वहां से जा रही थी तो उनकी पीठ देखकर मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन था। रात होते ही काव्या ने फिर से अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी, पर पहले के मुकाबले वो अब थोड़ी धीमी थी। मैं बेड पर बैठते ही जम्हाई लेने लगी। अनन्या भी थकी हुई लग रही थी, पर जब मैंने मीरा की तरफ देखा तो मुझे कुछ बहुत गलत लगा। उसे कई दिन हो गए थे क्लास अटेंड किए हुए। खाने के समय के अलावा वो बेड से उठती ही नहीं थी और उसका पूरा शरीर सूजा हुआ लग रहा था। अनन्या बोली कि स्नेहा जरा मसाज कर दे, मैं बहुत थक गई हूँ। अनन्या ने फिर से जम्हाई ली। वो एकदम टूटी हुई लग रही थी। ये आज का तीसरा मौका था जब उसने मुझे मसाज करने को कहा था। पैसे मिलना अच्छी बात है, पर कुछ गड़बड़ जरूर थी। सच में बहुत बड़ी गड़बड़। मैं उठकर मीरा के पास गई। उसका चेहरा बहुत ज्यादा सूजा हुआ और लाल था। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी, जैसे उसका दम घुट रहा हो। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। काव्या ने जब मुझे एम्बुलेंस बुलाते सुना तो उसके चेहरे का डर घबराहट में बदल गया। मुझे उसकी इस हरकत पर शक हुआ, इसलिए मैंने उसे आदेश दिया कि वो मेडिकल रूम से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए। काव्या बोली कि मैं क्यों जाऊं। मैंने कहा कि अगर तूने देर की तो मीरा मर जाएगी। क्या तू इसे मरते हुए देखना चाहती है। काव्या थोड़ी देर रुकी और फिर दौड़कर मेडिकल रूम की तरफ भाग गई। मैंने मीरा को उठाकर दीवार का सहारा दिया और उसकी छाती को रगड़कर सांस दिलाने की कोशिश की। 10 मिनट बाद काव्या ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वापस आई। ऑक्सीजन मिलने के बाद मीरा की सांसें थोड़ी नॉर्मल हो गईं। आधे घंटे बाद एम्बुलेंस वाले मीरा को हॉस्पिटल ले गए। इसी बीच काव्या ने घबराहट में अलमारी से कुछ छोटी छोटी शीशियां निकालीं और अपनी जेब में डाल लीं। जब वो बाहर जाने लगी तो मैंने उसे रोका कि कहाँ जा रही है। काव्या बोली कि डस्टबिन भर गया है, मैं कचरा फेंकने जा रही हूँ। इतने सालों से इसे जानने के बाद मुझे पता था कि यह इसके गिल्टी होने की निशानी है। जो लड़की कभी कचरा नहीं फेंकती आज वो कचरा फेंकने जा रही थी। मैं चुपके से काव्या के पीछे हो ली। उसने कचरा डस्टबिन में डाला और साथ ही उन छोटी शीशियों को भी फेंक दिया। उसके जाने के बाद मैंने वो शीशियां डस्टबिन से निकाल लीं। उन पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं आया, पर एक शब्द मैं पहचान गई कि सेडेटिव। मैंने मन ही मन इसे कोसा कि ये कितनी शातिर और क्रूर है। मैंने उन शीशियों को सबूत के तौर पर संभाला और काव्या के पीछे चल पड़ी। वो फोन पर बात करते हुए सीधे प्रिंसिपल विक्रम के ऑफिस की तरफ जा रही थी। मैं चुपके से ऑफिस की खिड़की के नीचे छिपकर अंदर का नजारा देखने लगी। अंदर जाते ही दोनों एक दूसरे पर भड़कने लगे। प्रिंसिपल चिल्लाया कि मेरी पीठ पीछे तू और भी मर्दों के साथ सोती है और अब मेरे पास आने की हिम्मत हुई। काव्या बोली कि ये सब उस काउंसलर समीर ने किया। उसने हमारी फोटोज खींच ली थीं और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था।
इसलिए और अब तो मैं कमरे से भी बाहर नहीं निकल पा रही। तुम्हारी वाइफ ने तो इनाम रखकर मुझे ढूंढने का ऐलान कर दिया है। प्रिंसिपल बोला कि अब क्या करें, मैं क्या करूं, मैं इतना टैलेंटेड जो हूं। काव्या बोली कि एक काम करते हैं, आप अपनी वाइफ को तलाक दे दीजिए। प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, वो मेरी इज्जत और प्रॉपर्टी का हिस्सा है। अगर तलाक हुआ तो मेरा आधा पैसा चला जाएगा। काव्या बोली कि तो फिर क्या करें, अगर तुम्हारी वाइफ ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। प्रिंसिपल बोला कि हम किसी और को बलि का बकरा बनाकर फंसा सकते हैं। इस कॉलेज में हर चीज की कमी है, पर लड़कियों की नहीं। काव्या बोली कि मुझे पता है किसे फंसाना है, स्नेहा। वैसे तो वो मेरी दोस्त है, पर वो हमेशा से मेरी आंखों की किरकिरी रही है। इसके बाद काव्या ने प्रिंसिपल के सामने नखरे दिखाने शुरू कर दिए और दोनों के बीच फिर से वही गंदी हरकतें शुरू हो गईं। किसी निर्दोष को दूसरी औरत का फंदा पहनाने का प्लान। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनकी चालाकी की तारीफ करूं या इनकी शैतानी से नफरत। मैंने अपनी उल्टी रोकते हुए पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और रूम में वापस आ गई। फिर मैंने मीरा को ड्रग्स देने के सबूत, काव्या और प्रिंसिपल के वीडियो और बाकी सारी फाइलों को एक साथ पैक किया और इसे उन सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को ईमेल और मैसेज कर दिया। प्रिंसिपल की वाइफ, कॉलेज की एंटी करप्शन कमेटी और कॉलेज कन्फेशन पेज के कुछ सबसे बड़े एडमिन्स। ये सब भेजने के बाद मैं कुर्सी पर पीछे झुकी और एक गहरी राहत की सांस ली। तभी मेरा फ़ोन बजा। मम्मी का वीडियो कॉल था। मम्मी ने कैमरा दादी की तरफ घुमाया। दादी आंगन में अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी बहुत खुश होकर बातें कर रही थीं। मम्मी बोली कि स्नेहा, तेरी दादी को तूने जो जूते भेजे थे ना, वो उन्हें बहुत पसंद आए। वो रोज़ वही पहनकर पार्क जाती हैं और अपनी सहेलियों को दिखाती हैं। मैंने पूछा कि दादी आप ठीक तो हैं ना? दादी बोली कि हाँ, मेरी बच्ची एकदम मस्त हूँ। तू कॉलेज में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, हमारी टेंशन मत लिया कर। जब छुट्टियों में घर आएगी तो मैं तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। वीडियो कॉल काटने के बाद मैंने अपनी आंखों से निकले आंसू पोंछे। इस जन्म में आखिरकार मैंने अपने सबसे प्यारे इंसान को बचा ही लिया। अगली सुबह प्रिंसिपल की वाइफ ने काव्या को बालों से पकड़कर कॉलेज के ग्राउंड में घसीटा और उसे अधमरा करके पीटा। ग्राउंड की बड़ी एलईडी स्क्रीन पर काव्या और प्रिंसिपल के ब्लर किए हुए वीडियो बार बार चलाए जा रहे थे। पूरा कॉलेज ये तमाशा देखकर हिल गया था। मैं हॉस्पिटल पहुंची जहां मीरा को अभी अभी होश आया था। उसे पूरी सच्चाई बताने के बाद मीरा ने काव्या के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज करने की हामी भर ली। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काव्या के हॉस्टल वाले सभी ड्रामे और ब्लर किए हुए क्लिप्स पोस्ट कर दिए। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से ठीक पहले काव्या ने आखिरी बार अपना अकाउंट चेक किया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो के कमेंट्स में उसका पूरा पता, आधार नंबर और फ़ोन नंबर लीक कर दिया गया था। नेटिजन्स ने धमकी दी थी कि वे उसे और उसके परिवार को ढूंढकर सबक सिखाएंगे। ये डर इतना भयानक था कि काव्या के कपड़े गीले होने वाले थे। पर असली तूफान तो अभी बाकी था। हम तीनों ने मिलकर उसके खिलाफ हत्या की कोशिश और ड्रग्स देने का केस किया। सबूत इतने पक्के थे कि कोर्ट ने उसे 7 साल की सख्त सजा सुनाई। साथ ही उसके लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर एजेंसी ने उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। और जिस घर में वो रह रही थी वो प्रिंसिपल और उसकी वाइफ की संयुक्त संपत्ति थी। कोर्ट ने फैसला दिया कि घर की डाउन पेमेंट 50 लाख वापस की जाए। जेल के अंदर से काव्या ने रोते हुए अपने माता पिता को कॉल किया। काव्या रोते हुए बोली कि मम्मी पापा प्लीज मुझे बचा लो। पर उसके माता पिता को उसकी इन हरकतों पर इतनी शर्म आई कि उन्होंने उसकी जमानत या अपील के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। सिर्फ उसकी बूढ़ी दादी ने रातों रात अपने खेत के सारे सूअर बेच दिए ताकि अपनी पोती को छुड़ा सके। पर जेल जाने के रास्ते में वो बस से गिर गई। परिवार के पास इलाज के लिए 80,000 रुपये नहीं बचे थे और नतीजा ये हुआ कि उसकी दादी भी जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो गईं। मैंने जानबूझकर काव्या को एक चिट्ठी लिखी जिसमें मैंने उसकी दादी के एक्सीडेंट और पैरालाइज्ड होने की पूरी खबर दी थी। जब काव्या ने वो चिट्ठी पढ़ी तो पहले तो उसने यकीन नहीं किया और मुझे गालियां दी। पर जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ तो वो रोते हुए मुझसे अपनी दादी को बचाने की भीख मांगने लगी। चिट्ठी के अंत में उसने मुझे माफ कर दो उन 3 शब्दों को इतनी जोर से लिखा था कि स्याही फैल गई थी। मैंने ये चिट्ठी तब रिसीव की जब मैं चाय की दुकान पर पार्ट टाइम कर रही थी। सुमन दीदी ने कहा कि मेरे नाम जेल से एक लिफाफा आया है। कागज पर आंसुओं के साफ निशान थे। काव्या की लिखावट कांप रही थी और अंत में लिखे उन 3 शब्दों पर इतनी स्याही फैली हुई थी कि वो कागज के पिछले हिस्से तक छन गई थी। शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं हॉस्पिटल मीरा से मिलने गई। वो अब ठीक हो रही थी और बेड से उठकर चल भी सकती थी। मीरा बोली कि स्नेहा थैंक यू, अगर तू नहीं होती तो आज मैंने उसकी बात काटी कि ये सब मत बोल, बस अपना ध्यान रख। जब तू पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो हम सब मिलकर बाहर जाकर स्पेशल चिकन पॉट खाएंगे। हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त शाम का वक्त था और सूरज ढल रहा था। मैं हॉस्पिटल के गेट पर खड़ी आते जाते लोगों को देख रही थी और मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत लंबा और भयानक सपना देखा हो जो अब खत्म हो चुका है। तभी मेरे फ़ोन में अनन्या का मैसेज आया कि स्नेहा कहाँ है।
मैंने नया मेकअप का सामान मंगाया है, आकर मेरा मेकअप कर दे, 2,000 रुपये दूंगी। मैंने रिप्लाई किया कि अभी पहुंची। फ़ोन जेब में डालकर मैंने एक गहरी सांस ली और ढलते सूरज की रोशनी में कॉलेज की तरफ चल पड़ी। इस जन्म में आखिरकार मैंने वो ज़िंदगी जी ली थी जो मैं जीना चाहती थी। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें मेरी अपनी बाउंड्रीज़ थीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी और मेरे अपने लोग थे जिन्हें मैंने बचाया। और जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, उन्हें उनकी करनी की सबसे बड़ी सज़ा मिल चुकी थी।